नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए, एक हफ्ते तक एक लाश बिना किसी नाम के पड़ी रहती है। पुलिस के लिए वो सिर्फ एक केस नंबर है, एक अनसुलझी पहेली। किसी भी जांच का वो पहला हफ्ता सबसे अहम, सबसे ज्यादा दबाव वाला वक्त होता है। आज हम हरियाणा के यमुनानगर से आए कुछ सबूतों के आधार पर उसी एक हफ्ते की कहानी में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे पुलिस एक बेनाम लाश से एक नाम और फिर कातिल तक पहुंची। और ये सिर्फ एक पुलिस प्रक्रिया की कहानी नहीं है। जैसे जैसे इस मामले की परत खुलती है, रिश्तों, सामाजिक ताने बाने और इंसानी फितरत की एक ऐसी उलझी हुई तस्वीर सामने आती है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारा मकसद यहाँ किसी पर दोष लगाना या फैसला सुनाना नहीं है, बस स्रोतों में दी गई जानकारी को जोड़कर ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं उस खौफनाक खोज से जिसने यमुनानगर में सनसनी फैला दी थी। अधिकारियों को एक महिला की लाश मिलती है जो नग्न अवस्था में थी और उसका गला बेरहमी से काटा गया था। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस था। हाँ, और यहाँ पर ब्लाइंड केस शब्द को समझना जरूरी है। इसका मतलब है एक ऐसा मामला जहाँ जांच शुरू करने के लिए कोई सिरा ही नहीं है। ना तो आपको पता है कि मरने वाला कौन है, कोई चश्मदीद नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और न ही हत्या का कोई साफ मकसद नजर आ रहा है। आपके पास बस एक शरीर है और ढेरों सवाल। यह किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। यहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है, क्योंकि शुरुआती 72 घंटे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस केस में वो शुरुआती घंटे एक पूरे हफ्ते में तब्दील हो गए। मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि उस एक हफ्ते में पुलिस ने किया क्या होगा। मतलब जब आपके हाथ में कुछ भी ना हो तो आप शुरू कहाँ से करते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले फोरेंसिक टीम वो घटनास्थल से हर छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा करती है, जैसे कि बाल, फाइबर, मिट्टी, मतलब कुछ भी जो कातिल से जुड़ा हो सकता है। शरीर की जांच से मौत का सही समय और तरीका पता लगाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है पहचान स्थापित करना। इसके लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई जाती है। मल्टी लेयर्ड मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम करना। पहला, लाश की तस्वीरें और हुलिये का विवरण आसपास के सभी राज्यों, खासकर पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, अच्छा, वहां के थानों में भेजा जाता है ताकि हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान किया जा सके। दूसरा, और ये आज के समय में सबसे शक्तिशाली टूल है, वो है मोबाइल टावर डेटा का विश्लेषण। वो टावर डंप जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जिस जगह लाश मिली उसके आसपास के इलाके के मोबाइल टावरों से एक खास समय का डेटा निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि उस वक्त वहां कौन कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे। ये हजारों नंबरों का एक बहुत बड़ा डेटा सेट होता है, लेकिन अक्सर कातिल तक पहुंचने का पहला धागा यहीं से मिलता है। अच्छा, तो मतलब एक हफ्ते तक ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था और फिर एक हफ्ते की इस अथक मेहनत के बाद आखिरकार वो ब्रेक थ्रू मिला। पुलिस को पता चल गया कि वो महिला कौन थी। बिल्कुल। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली उमा के रूप में हुई। और जैसे ही एक नाम सामने आता है, केस की पूरी दिशा मतलब 180 डिग्री घूम जाती है। ब्लाइंड केस अब एक पर्सनल केस बन जाता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और निजी मोड़ लेती है। जैसे ही पुलिस को महिला का नाम पता चला, उमा, जांच की सुई किसी अजनबी पर नहीं बल्कि सीधे उस इंसान पर घूम गई जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। हत्या का आरोप लगा उमा के प्रेमी बिलाल पर, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। और ये सिर्फ शक की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होती है। ज्यादातर हिंसक अपराधों में, खासकर जब पीड़ित महिला हो, तो अपराधी कोई बाहरी नहीं होता, कोई करीबी ही होता है। हाँ, परिवार का सदस्य, दोस्त या पार्टनर ही होता है। लेकिन यहाँ एक लिव इन रिश्ता मामले को और पेचीदा बना देता है। कानूनी और सामाजिक तौर पर ऐसे रिश्तों को आज भी अलग नजर से देखा जाता है, जो जांच को भी प्रभावित कर सकता है। यहाँ हमारे स्रोत एक बात का जिक्र करते हैं जो ध्यान देने वाली है। वो बिलाल को सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि मुस्लिम प्रेमी कहकर संबोधित करते हैं। अब ये सिर्फ एक तथ्य के तौर पर बताया गया है या इसमें कोई और एंगल छुपा है, ये स्रोत साफ नहीं करता। लेकिन इस तरह की लीडरिंग पर ध्यान देना जरूरी है कि जानकारी हम तक कैसे परोसी जा रही है। सही कहा। ऐसी लेबलिंग कई बार कहानी को एक खास दिशा देने की कोशिश कर सकती है। एक जांचकर्ता के तौर पर पुलिस का काम इन सभी सामाजिक लेबल्स से परे जाकर सिर्फ सबूतों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। उनके लिए बिलाल सिर्फ एक व्यक्ति था जो मृतक के सबसे करीब था, और इसीलिए वो मुख्य संदिग्ध था। बिल्कुल। और ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों का रिश्ता नहीं था। स्रोत के मुताबिक उमा और बिलाल पिछले 2 साल से साथ रह रहे थे। 2 साल एक लंबा समय होता है। ये कोई क्षणिक आवेग नहीं था, बल्कि एक स्थापित रिश्ता लगता है। बिल्कुल। 2 साल का मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एक जिंदगी बनाने का फैसला किया था।
उन्होंने अच्छे बुरे दिन साथ देखे होंगे, भविष्य की योजनाएं बनाई होंगी, और यही बात इस केस को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। लेकिन कहानी में एक और परत है, एक ऐसी परत जो इस रिश्ते की जटिलता को और बढ़ा देती है। उमा पहले से शादीशुदा थी, और सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, उसका एक बच्चा भी था। उसने अपने पति और बच्चे को छोड़कर बिलाल के साथ रहने का फैसला किया था। अब ये जानकारी पूरे मामले को एक बहुत ही जटिल सामाजिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि दे देती है। यहाँ हमारे सामने एक ऐसी महिला की तस्वीर है जो एक पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिका से बाहर निकलकर किसी और के साथ रहने का इतना बड़ा कदम उठाती है। हाँ, इससे पता चलता है कि उसका बिलाल के साथ रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। लेकिन साथ ही ये कई सवाल भी खड़े करता है। जैसे कि इन 2 सालों में उनका जीवन कैसा था? क्या समाज ने या उनके आसपास के लोगों ने उनके रिश्ते को स्वीकार किया था? सामाजिक दबाव। बिल्कुल। क्या उन्हें किसी तरह के आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था? क्या उमा का अपने पिछले परिवार, अपने पति या बच्चे से कोई संपर्क था? ये सारे वो धागे हैं जिन्हें सुलझाए बिना हत्या के मकसद तक पहुंचना नामुमकिन है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, 2 साल साथ रहने के बाद, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते का अंत इतना हिंसक हुआ? ये सोचने में भी अजीब लगता है। और यहीं पर हमें अपराध के तरीके पर ध्यान देना होगा, जिसे जांच की भाषा में मोडस ऑपरेंडी या एमओ कहते हैं। अच्छा। ये कातिल की मानसिक स्थिति और उसके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा। गला काटना महज हत्या नहीं है, ये अत्यधिक क्रोध, नफरत और एक तरह की पाशविकता को दिखाता है। ये अक्सर तब होता है जब हमलावर और पीड़ित के बीच बहुत मजबूत भावनात्मक जुड़ाव रहा हो, जो अब नफरत में बदल चुका है। और शरीर को नग्नावस्था में छोड़ना, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक, ये पीड़ित को अपमानित करने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा, ये यौन हिंसा का संकेत हो सकता है, जिसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच से होती है। और तीसरा, और ये भी मुमकिन है कि यह पहचान छिपाने और जांच को भटकाने की एक सोची समझी कोशिश हो। अच्छा। अपराधी अक्सर ये सोचते हैं कि कपड़ों के बिना शरीर की पहचान करना मुश्किल होगा। और इस मामले में ये कोशिश 1 हफ्ते तक कामयाब भी रही। सही बात है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें, एक महिला जो अपना बसा बसाया घर छोड़कर एक नए रिश्ते में आती है, 2 साल तक वो उस रिश्ते को निभाती है, और फिर एक दिन उसकी लाश मिलती है, गला कटा हुआ, नग्न अवस्था में। शक की सुई उसी व्यक्ति पर है जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। ये एक क्लासिक क्राइम ऑफ पैशन जैसा लगता है, जहां प्यार, जुनून और धोखा एक घातक कॉकटेल बना देते हैं। स्रोत हमें हत्या के सटीक कारण के बारे में नहीं बताता, लेकिन परिस्थितियां इसी ओर इशारा करती हैं। तो क्या वजह हो सकती है? कोई झगड़ा हो सकता है। क्या कोई झगड़ा हुआ था? क्या उमा वापस जाना चाहती थी? या रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब बिलाल के पकड़े जाने के बाद ही सामने आ सकते थे। और इस मामले में पुलिस की भूमिका भी काफी अहम रही। एक ब्लाइंड मर्डर केस को, जहां आपके पास सिर्फ एक लाश थी, 1 हफ्ते में सुलझा लेना वाकई एक बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि उन्होंने उन सभी प्रक्रियाओं का, जिनकी हमने बात की, बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। हाँ, ये दिखाता है कि जब पारंपरिक पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक का साथ मिलता है तो नतीजे कितने अच्छे हो सकते हैं। गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट खंगालना, मुखबिरों का नेटवर्क इस्तेमाल करना, ये सब पारंपरिक तरीके हैं। और टावर डंप का विश्लेषण, वो आधुनिक तकनीक है। इन दोनों के मेल ने ही इस केस को सुलझाने में मदद की। तो आज हमने यमुनानगर हत्याकांड के मुख्य तत्वों को समझा, जैसा कि हमारे स्रोतों में दिया गया है। एक महिला उमा, जिसकी हत्या का आरोप उसके लिव इन पार्टनर बिलाल पर है, और इस अपराध के पीछे 2 साल के एक जटिल रिश्ते, सामाजिक दबाव और शायद टूटे हुए सपनों की एक दुखद कहानी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते, सामाजिक उम्मीदें और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा कभी-कभी एक बहुत ही खतरनाक और दुखद मोड़ ले सकती हैं। स्रोत में दिए गए तथ्य हमें एक ऐसी कहानी बताते हैं जो रिश्तों, सामाजिक ताने-बाने और अपराध के बीच की धुंधली रेखाओं को उजागर करती है। ये हमें याद दिलाता है कि जो रिश्ते बाहर से सामान्य दिखते हैं, उनके बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा होता है, ये कोई नहीं जानता। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि मामला लाश मिलने के ठीक 1 हफ्ते बाद सुलझा लिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी हत्याकांड की जांच का वो पहला हफ्ता, जिसे गोल्डन वीक भी कहा जा सकता है, उसमें पुलिस पर क्या बीतती होगी, जब एक तरफ मीडिया और समाज का दबाव होता है और दूसरी तरफ उनके हाथ में एक भी सुराग नहीं होता। तो वो कौन सी एक छोटी सी कड़ी, कौन सा एक मामूली से सबूत होता है जो आखिरकार उन्हें एक अनजान लाश से उसके कातिल के दरवाजे तक ले जाता है।